हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन आईएएस का पहला टेस्ट। वैसे तो उस बहुत सारे टेस्ट करवा दिए गए हमारे चैनल पे, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से आप रिकॉल करो इसको, और नंबर वाइज फुल टेस्ट आप एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये पहला ही टेस्ट है विजन आईएएस का, तो इसको हम करेंगे। और टेस्ट के बाद ही आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का टेस्ट है और मैंने फोरम आईएएस के बहुत सारे टेस्ट करा रखे हैं, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। और जल्दी हम सारी कोचिंग का टेस्ट करवाएंगे। जो भी वीकर सेक्शन के एरिया मतलब लोग हैं, मतलब जिनको मतलब प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बेहतरी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है संविधान, जो कि पॉलिटी का टेस्ट है ये। संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब ये लोग आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। दूसरा है संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान को प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के बारे में आपको संविधान क्या क्या पहचान देता है, तो बताइए आंसर। देखिए, संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। ये तो बात सही है। दूसरा देखते हैं, संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान नहीं प्राप्त करते प्रदान करते हैं। तो देखिए ये सही नहीं होगा। हमें संविधान नैतिक पहचान भी देता है। संवैधानिक नियम एक व्यापक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत लोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब संविधान ही डिसाइड करता है। आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो सब नैतिक पहचान है ना। तो ये तो होगा नहीं, तो केवल एक ही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध हैं? हिरासत में लिए गए लोगों के निरोध के कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे इससे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। कौन सा इसमें कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? देखिए, हिरासत में अगर कोई व्यक्ति लिया गया है, हिरासत में लिए गए लोग को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले वे सार्वजनिक हित के नहीं। अगर सार्वजनिक हित के लिए वो जो है खतरा है, तो आप ऐसे में नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। और दूसरा जो है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे नहीं तो रिहा कर देना चाहिए। देखिए, यदि मजिस्ट्रेट आगे की इजाजत को अधिकृत नहीं करता है, तो व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा होने का अधिकार है। हालांकि ये प्रावधान केवल उस स्थिति के लिए उल्लंघित किया जाता है जब व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। यह निवारक निरोध कानून के मामले में लागू नहीं होता है, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। मतलब अदर मामलों में होगा लेकिन निवारक निरोध कानून के बारे में ये नहीं है। और तीसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। ये सही है, केवल एक ही आंसर सही है, इसलिए ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता नहीं है? डीपीएसपी की। यह विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व तो है। और दूसरा है, ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। तीसरा है, ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? नहीं, है गलत पूछ रहा है ना। पहला तो है, विधि निर्माण में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व, बिल्कुल राज्य के लिए तो है ही। ये किसी विधि को संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये है, ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, ये कार्य नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देता है और ये सत्ताधारी निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं और राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध लोगों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसलिए ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका की स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है,
1 मिनट। देखिए ये जो सी है, ये मूल अधिकार के बारे में है ना, मूल अधिकार ये सब देता है, ना कि डीपीएसपी। तो ये गलत हो जाएगा यही सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा। निम्नलिखित में से कौन-सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार उसके द्वारा ही सीमित होते हैं। डी है, इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है किसके बारे में? संविधानवाद की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ। देखिए इसमें सी होगा। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार उसके द्वारा ही सीमित किए जाते हैं। सीमित गवर्नमेंट होती है ना। 5वां है, निम्नलिखित में से कौन-सा ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है? हिमालयी नदियों के स्वच्छ करना, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना, निर्धन लोगों के लिए घर बनाना, महानगरों की सड़कों को साफ करना। तो ये है एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना। ये केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने जनवरी 2024 के पहले सप्ताह जो है ऑपरेशन अमृत जो है जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ के नाम से शुरू किया था। और ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है? स्थिति और अवसर की समता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और आस्था की स्वतंत्रता। डीपीएसपी है, ये है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है। डीपीएसपी क्या है? मूल अधिकारों के पूरक होते हैं, आपको पता ही होगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसे 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सा सही है? ये है राष्ट्रीय अनुसूचित 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था, सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी सही है। और ये है किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब आल। 8वां है, निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने डीपीएसपी से परिलक्षित होते हैं? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। कौन से आर्टिकल में जरा बताइए? और ये है दूसरा, तो ये है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। ठीक है। और ये है काम की न्याय संगत मनोवचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। देखिए मैं ये तो बता रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये तीनों कौन कौन से आर्टिकल में है। बाकी ये तीनों तीनों तो नहीं सही है। इसमें से जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं चलिए बता देती हूँ। सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन, ये 39A में रखा गया था। कौन से अमेंडमेंट में ये शामिल किया गया था बताइएगा? 39A में है। और ये जो 40 में है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपका काम की न्याय संगत मनोवचित काम काम की न्याय संगत मनोवचित दशाओं को सुनिश्चित करना, प्रसूति सहायता को बंद करना, ये किससे है? 42 में है। और इसमें निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य की समाजवादी की बात कर रहा है, तो आपको पता है आर्टिकल जो 40 है, ये जो है आपका किस में है? ये आर्टिकल 40 जो है गांधीयन प्रिंसिपल में है ना। तो बाकी सब सही है, तो 2 ही सही है, 1 एंड 3। नेक्स्ट है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर प्रदान करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों को असमानता को कम करना। कौन सा सही है इसमें? 9 का। देखिए बच्चों के लिए विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में। और ये जो है आर्टिकल, ये नहीं है, ये तो ये तो
ठीक है, ये 39 आर्टिकल में अमेंडमेंट थोड़ी नहीं आता है और निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह के लिए आया था 39 ए में। तो ये नहीं हुआ था, मैं बता रही हूँ कौन सा आया था। ये पूछ रहा है ना, व्हाट इज सेकंड अमेंडमेंट 1976 में कौन-कौन से थे? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। ये सम्मिलित हुआ था 39 ए में। 39 ए में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को इस समानता को कम करना। ये जो है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों को असमानता को कम करना। एक मिनट है। ये आपका पहला वाला और दूसरा दोनों ये 42nd अमेंडमेंट शामिल किए गए थे, लेकिन ये तो पहले ही से था, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल ये तो आपका जो है प्रतिष्ठा वगैरह ये हुआ था 44 अमेंडमेंट एक्ट में ना 1978 में, ये नहीं होगा। तीसरा 44 अमेंडमेंट में हुआ था ये, राज्य विशेष रूप से आय असमानता को कम करने के लिए। तो ये तो नहीं होगा, पहला दूसरा होगा, तो केवल दो सही है। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है? संसद में साधारण बहुमत से, दोनों राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा पुष्टि किए गए जाने से और राष्ट्रपति के संकल्प से। तो ये किया गया था किसके द्वारा? हाँ, इसमें कोट नहीं दिया है, तो ये है, ये दिया था संसद में साधारण बहुमत से किया जाता है ना। तो संसद में साधारण बहुमत से क्या किया जाता है, किसी राज्य में उनका क्षेत्रफल मतलब राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर मतलब भागों को मिलाया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, राज्य क्षेत्र घटा सकता है, सामाजिक सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, ये सब साधारण बहुमत से होता है। तो ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है 11वां, हाल ही में हिमालयन वुल्फ सुर्खियों में था, इस संदर्भ में हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन सही? भारत में पाई जाने वाली भेड़ियों की एकमात्र प्रजाति है हिमालयन वुल्फ। देखिए, जब इस तरह कोई कीवर्ड आ जाए थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। और ये प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल केवल ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, क्या ये सही होगा? और दूसरा है तीसरा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आईयूसीएन की संकटग्रस्त रेड लिस्ट में मतलब सॉरी इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए, वल्नरेबल में है ना कि इंडेंजर्ड में है, तो ये गलत हो जाएगा। और हिमालयन वुल्फ जो है ये क्या बोल रहा है? हिमालयन वुल्फ केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालयन वुल्फ देखिए परिवास का क्षेत्र भारत के उत्तराखंड, सिक्किम राज्यों में भी पाया जाता है, जहाँ वुल्फ की आबादी बहुत अधिक होती है। और उसके अलावा बहुत जगह पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, नेपाल में भी पाया जाता है, नेपाल वगैरह में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये भारत पाई जाने भेड़ियों की एकमात्र प्रजाति है, भाई गलत है। तो ये मैं ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, कोई सही नहीं है। कि मतलब सीबीआई के बारे में कथन विचार करना है। इसे अपनी शक्तियां दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त हुआ था। और ये जो है सीबीआई को 1946 से प्राप्त हुआ था, सीबीआई को तो 1963 में स्थापना की गई थी ना। ये कार्मिक लोग, तो ये तो होगा नहीं, कहाँ से ये हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। ये जो है प्रधानमंत्री का अधीन, ये तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में कार्मिक विभाग के अधीन काम करती है ना। ये भी गलत हो जाएगा, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है, ये तो करती ही है। तो एक मिनट, इसका आंसर केवल तीसरा सही है। एक मिनट, क्या बोल रहा है इसे इसमें? अच्छा हाँ, अगर शक्तियों की बात करें तो इसे 1946 से ही प्राप्त है, तो 1 and 3 होगा। नेक्स्ट है आकाश एनजी मिसाइल के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंजन लगे होते हैं। ये स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। यह मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्म में प्रक्षेपित किया जा सकता है।
कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए पहला जो है सही है, एनजी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। और दूसरा सही नहीं है, इस मिसाइल में रैमजेट इंजन नहीं लगे होते हैं और इसे स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा अनुसंधान तो स्वदेशी नहीं है, यह जो है मध्यम दूरी की चालित हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। ये केवल रक्षा अनुसंधान विकास नहीं और भी क्या है बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह लिमिटेड। और ये इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, स्थिर और चालित। जी हाँ, तो इसमें 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है निकाय है, अध्यक्ष है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो है वो है केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन होता है राष्ट्रीय आपदा का? बढ़िया। देखिए राज्य के जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, ये तो सही है। और नीति आयोग के तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री ही होते हैं। और तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, तो केंद्रीय ये राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण कौन होता है? इसके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये दो मतलब तो तीसरा गलत है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवादों के टकराव संबंधित है? आई आर कोयलो वाद 2007 का, गोलकनाथ वाद 1967 का, या मेनका गांधी वाद 1980, या मिनर्वा मिल्स 1980। शायद इन सब वादों के बारे में आपको पता ही होगा। तो वो पूछ रहा है उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकार और टीपीएसपी के बीच के विवाद हैं? कौन कौन से मूल अधिकार और टीपीएसपी के बारे में है? देखिए कोयलो बनाम ये तो था, किसके लिए था? ये नवीं सूची के लिए था ना, 9 शेड्यूल के रूप में उच्चतम न्यायालय में इसको सुनवाई करते हुए तर्क दिया था कि नवीं अनुसूची में किसी विधि को शामिल करने का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निरसन करना है, तो न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। ये था, ये तो होगा नहीं। और गोलकनाथ 1900 जो है 67 में, ये सही है। ये मेनका गांधी का बात जो था, ये जो था आर्टिकल 21 के लिए था, फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये नहीं है। और ये जो है आपका मिनर्वा मिल्स आपका था डीपीएसपी से रिलेटेड। तो 2 एंड 4 मतलब 2 सही है इसमें, 15 में। 16 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कमी, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती। उपरोक्त में से कितने अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? क्या होता है राष्ट्रपति शासन में? देखिए पहला कथन देखते हैं, राज्य में न्यायालय की शक्तियों की कमी नहीं, इसमें कोई संवैधानिक इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ऐसा तो गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, जी हाँ। और 19 के तहत नागरिकों मूल अधिकारों में कटौती, तो नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती नहीं होती है, इससे कोई मूल अधिकार प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल एक ही सही है, आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प होते हैं? वह विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। कौन सा सही है? देखिए वह विधेयक की स्वीकृति रोक सकता है, तो ये जो है गलत है, नहीं। राष्ट्रपति विधेयक अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है इसमें। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? जब कोई पास हो जाएगा पारित संविधान संशोधन विधेयक के बारे में ना, इसमें स्वीकृति रोक नहीं सकता भाई। और ये जो है, और दूसरा है वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेज सकता है, ये भी गलत है। वह केवल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, तो ये हो जाएगा ओनली एक ही सही, वो भी तीसरा। निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया? संसद ने, उच्चतम न्यायालय ने, संविधान, भारत का संविधान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मूल संरचना का तो
जो है कोई व्याख्या नहीं दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट बोला है मैं समय आने पे यही बताऊँगा, बताता रहूँगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा भाई। इसमें जो है जब संविधान लागू हुआ था ना, तो 1 वर्ष के अंदर ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है ये प्रश्न उठा था कि संसद 362 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है या नहीं। तो फिर शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस, ये सब तो याद ही होगा, उसी में निर्णय दिया गया था ना। तो ये तो होगा नहीं। तो वो 362 के तहत संसद का जो संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मूल अधिकारों के संविधान संशोधन किसी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान न्यायालय ने अभी तक ये परिभाषित नहीं किया है, तो किसी ने परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन समय आने पे बताते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाते हैं? अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षा उपायों के संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। कौन सा इसमें से कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ये पूछ रहा है एनसीएससी के बारे में। तो अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षा उपायों के संबंधित सभी मामलों की जांच की निगरानी करना बिल्कुल करता है। और ये 338 के तहत है आर्टिकल, याद ही होगा। और आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण विरुद्ध रक्षा उपाय करना, ये भी इनका काम है। अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान के लिए संवैधानिक रक्षा उपाय कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति प्रतिवेदन देना, ये भी सही है। तो सभी सही है। 20वां है, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया और दूसरे शब्दों में इनके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। उपरोक्त परिच्छेद द्वारा किस अधिनियम में वर्णित है? ये तो पढ़ा ही होगा अधिनियम वगैरह। तो ये किस में कहा गया था? ये चार्टर एक्ट 1853 में कहा गया था। आपको पता होगा पहली बार गवर्नर जनरल के जो है कि परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को इसमें अलग भी किया गया था। और इसमें 6 नए पार्षद भी जोड़े गए थे। बहुत सारे काम हुए थे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1983 53। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता समानता के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। समानता स्वतंत्रता के लिए बाधक है। स्वतंत्रता समानता परस्पर अनन्य एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व नहीं हो सकता। समानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, जबकि स्वतंत्रता से सभी को लाभ होता है। समानता और किसके बारे में पूछा? स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता क्या है? आप कुछ चीज करने के लिए फ्री हो, कोई काम करने कुछ भी करिए फ्री हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। समानता क्या है? सबको इक्वालिटी, मतलब कोई बहुत अपर लेवल पे है, नीचे लेवल पे है, तो उनको एक ही जगह पे रखो, तो उसको समानता बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में सर्वोत्तम। समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ये कि अपने भाषण में कि स्वतंत्रता और समानता की परस्पर निर्भरता पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोग पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसका मतलब ये है, कार्यशील और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता समानता आपस में सुदृढ़ रूप से संबंध होने चाहिए और इनमें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये पहला ही होगा आपका। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में रही। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें पोतों के सुरक्षित नौसंचालन में सहायता करना है? हिंद महासागर, लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, बाल्टी सागर। तो ये था लाल सागर का, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद है। उपर्युक्त में से कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? कौन से शामिल होते हैं? आपको पता ही होगा। क्या पूछ रहा है? ऊपर में कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से संबंधित होते हैं, बस शामिल होते हैं। तो कौन होते हैं भाई? तो आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे ना? बताइए होंगे नहीं? तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये तीन होंगे। नेक्स्ट है,
केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है और सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर सीबीसी को हटा भी सकता है। कौन सा सही है इसमें? 1, 2, 3 या कोई नहीं? बताइए। तो पहला तो सही है, सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है। और इसमें दूसरा गलत है, सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद बने रहते हैं। तो इसके 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष होते हैं ना, 4 और 65 होता है, तो ये हो जाएगा गलत। और राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या क्षमता का आधार पर सीबीसी को हटा सकता है, ये सही है। तो केवल 2 है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। केंद्र और राज्य के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित होती है। इसमें जो है केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है, ये सही है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं, तो नहीं, निलंबित नहीं की जाती बल्कि संसद की शक्तियों के अधीन आ जाती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों और संवैधानिक वितरण को संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित होती है, ये भी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निगमों प्राधिकरणों पर विचार कीजिए। भारत रिजर्व बैंक, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। उपरोक्त में से कितनों की लेखा परीक्षा पूर्णतः एक प्रत्यक्षतः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? 1, 2 कोई नहीं। देखिए किसकी लेखा परीक्षा पूर्णतः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? किसकी की जाती है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, इन लोग की नहीं करता है भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैग के बारे में इसकी भूमिका सीमित होती है सार्वजनिक निगमों के साथ। इसके संबंध को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यह कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूर्णतः एवं प्रत्यक्ष कैग द्वारा की जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम, तेल प्राकृतिक। तो इन सब चीजों का ये नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, खादी घाट, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे कैग की भूमिका नहीं होती है, सीधे संसद प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना, हरियाणा राज्य का निर्माण, सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना, नागालैंड राज्य का गठन। उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, घटनाओं सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए, गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? 1987 में, 1987 में। हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। और सिक्किम सिक्किम कब बना था? सिक्किम 75 में ना। और ये जो हुआ था आपका नागालैंड का गठन 63 में हुआ था। तो 63 हो गया, 63 हो गया, 66 हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका चौथा, दूसरा और लास्ट में वो होगा ना, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा का एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया था। राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर देखिए, देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया था, तो वो नहीं किया था भाई। 1953 में केवल जो है आंध्र प्रदेश के को भाषा के आधार पर किया गया था, क्योंकि आपको बताया है एक कौन थे, श्री रामलू का निधन हो गया था स्ट्राइक के 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद। राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं, ये तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 29 है, निम्नलिखित कार्य पर विचार करें। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, भारत के राष्ट्रगान को अपनाना, सामान्य कानूनों का अधिनियम। पर में से कितने कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे? तो कितने किए गए थे?
तो ये राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता गोष्ठी, ये सही है, 1949 में की गई थी। और ये जो है भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत भारत के राष्ट्रगान को। समान कानूनों का अधिनियम कब आया था? समान कानूनों का अधिनियम पूछ क्या रहा है? उन्होंने कितने कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा किए गए थे? ये तो किसी एक्ट द्वारा किया गया था ना, ये नहीं था। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1947 में किया गया था। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो तीनों होंगे, सही बात है। 1947 में अधिनियम द्वारा किया गया था और ये दोनों संविधान में ही शामिल किए गए थे। बल्हाड़ी, कुद्रेमुख और मयूरभंज के बीच क्या समानता है? बताइए क्या समानता है? सभी को पता होगा, लौह अयस्क भंडार के स्थल है। निम्नलिखित कहाँ पर है ये, मुझे इसका प्लेस बताइएगा। बल्लाडीला, कुद्रेमुख, मयूरभंज। निम्नलिखित में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई? गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, मानव दुर्व्यवहार या बालाश्रम पर निषेध। इसमें पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध। शोषण विरुद्ध था आपका ये आर्टिकल, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध और मानव दुर्व्यापार, 23-24। तो ये हो जाएगा केवल दो, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड के उदाहरण है? वॉशिंग मशीन, शराब, एयर कंडीशनर, लग्जरी कार। व्हाइट गुड क्या होते हैं? महंगी चीजें व्हाइट गुड होती हैं जिनको दिखावे के लिए आप खरीदते हो, उतनी जरूरत ना हो फिर भी खरीदते हो। तो ये वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, एयर कंडीशनर हो गया, और क्या हो गया? देखिए, बड़े घरेलू उपकरण जो होते हैं व्हाइट गुड हो जाते हैं, और ये केवल सफेद रंग में ही आते हैं मैक्सिमम। तो वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा व्हाइट कलर का ही देखा होगा, एयर कंडीशनर व्हाइट कलर का ही देखा होगा, इसलिए इसे व्हाइट गुड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 एंड 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है पूछ रहा है? देखिए, दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। रिट क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में कथन विचार करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध की रिट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध उपलब्ध है। अधिकार परीक्षा की रिट मांग और पीड़ित व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। कौन सा सही है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के, इसमें पूछ रहा है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती है? परिषद की रिट केवल न्याय के निकायों के लिए की जा सकती है, ये भी गलत है, केवल न्यायिक निकायों के लिए नहीं। ठीक है, अधिकार परीक्षा की रिट मांग और गैर पीड़ित व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, ये सही है, केवल एक सही है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। एकल नागरिकता, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की कठोरता। उपरोक्त में से कितनी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चारों? तो ये हो जाएगा, अम, किसकी पूछ रहा है? भारत संविधान की संघीय विशेषता। संघीय विशेषता क्या है? लिखित संविधान तो एक संघीय विशेषता है, और आपका जो है कठोर संविधान भी एक संघीय विशेषता है, ये दोनों है। तो ये बाकी एकल व्यवस्था है ये, तो ये हो जाएगा दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बी है। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह युद्ध के दौरान किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो देखिए, नागरिकता त्यागने की जो है, जैसे स्वैच्छिक इच्छा से त्याग करे, बर्खास्तगी से त्याग करे, वंचित होने पर त्याग, वंचित होने कैटेगरी में। तो देखते हैं, इसमें जो हो जाएगा, यदि नागरिकता वो गैर कानूनी तरीके से प्राप्त करता है तो उसको हटा दिया जाता है। और क्या होता है, वंचित करने में जो जैसे उसका पंजीकरण के बाद 2 साल का जेल में है कहीं पर, तो वो भी त्याग हो जाता है, ये सही है। और युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र मिल जाए तो भी सही है, लेकिन राष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त कर, तो ये जो है इसमें युद्ध के दौरान
किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करे, युद्ध के दौरान दुश्मन राष्ट्र के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करे। तो दूसरा तीसरा है, दो सही होगा इसमें। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के निम्नलिखित में से कितने विशेषणों का उपयोग किया गया था? तो कितने क्या किया गया था? समाजवादी, समाजवादी, धर्म धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है। तो इसमें जो है क्या था? समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लोकतांत्रिक था, प्रबुद्ध संपन्न तो था ही। तो कितने सही हुए? क्या पूछ रहा है? कितने विशेषणों का उपयोग किया गया था? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य परिभाषित करने के लिए गणराज्य, देखिए ये नहीं होगा, इसमें जो था प्रभु संपन्न, असंपन्न और लोकतांत्रिक था, तो समाजवादी नहीं था, ये तो बाद में जोड़ा गया था ना। तो 2 और 4 केवल 2 आंसर हो जाएंगे। कब जोड़ा गया था बताइएगा? कौन कौन से 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे? हाल ही में सुर्खियों में रहे बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में कथन विचार करें। यह एक हृदय रोग है जो कोविड-19 से प्रभावित शिशुओं को बच्चों में देखा जाता है। बीबीएस का एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है। तो दोनों ही गलत हैं भाई। बेबी बबल सिंड्रोम जो है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ जीवन घातक प्रणाली समस्याओं को बनाता है। ठीक है, और इससे बच्चे तो पीड़ित होते ही हैं। बीबीएस एकमात्र उपचार हृदय प्रत्यारोपण है, तो ये गलत है। बच्चे को डोनर सेल प्राप्त होते हैं और मतलब डोनर सेल के द्वारा इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, प्रत्यारोपण नहीं। तो दोनों ही गलत हैं, केवल ऑप्शन इसलिए डी हो जाएगा। सी मैंने कहा डी। नेक्स्ट है 39 संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कथन विचार करें। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। यह भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा? 1, 2, 3 या कोई नहीं? इसमें किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इस प्रकार के धार्मिक लोग रोक लगाता है। ये तभी प्रकार धार्मिक रोक नहीं लगाता जो अलग-अलग तरीके से मतलब किसी चीज को नुकसान पहुंचाए तब कर सकता है। ये भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ये जो है गलत है। ये धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो केवल एक ही चाहिए आंसर है। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा बात जोड़ा गया? वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को या बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो यही था ना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे वाला। कौन सा अमेंडमेंट जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 41 है निम्नलिखित में से कौन अपने सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने की प्रस्तावना के उद्देश्य को प्रभावित करता है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य या न्याय पुनर्विलोकन। तो ये करता है फंडामेंटल राइट। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ये सल्फर कोटेड यूरिया सल्फर की कोटिंग तीव्र गति से नाइट्रोजन की आपूर्ति से सक्षम बनाता है। इसका हो जाएगा, देखिए पहला तो है सल्फर कोटेड यूरिया है, लेकिन इसी दूसरा गलत है क्योंकि इसमें सल्फर कोटिंग खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये केवल एक ही सही है। और भारत में वित्तीय सूचना इकाइयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और जानकारी की प्रोसेसिंग, विश्लेषण, प्रसार की जिम्मेदारी है। ये अपनी रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक सूचना परिषद को देता है। ये दोनों ही बातें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किन्हें शामिल किया गया है? तो किस शामिल किया गया? संविधान द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में अन्य नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया है।
देखिए संविधान सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। और तो ये जो होगा गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है। ये आपका सही है। और संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग सदस्यों की पदावधि कितनी है, इसलिए तीसरा सही नहीं है। संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्य की पदावधि का उल्लेख किया गया है तो नहीं किया गया भाई, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद जो है राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या घटित हुआ था? तो इसके धर समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था इसके धर? ये हुआ था आपका, पहले यही हुआ था इसके धर कमेटी, फिर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। जेवीपी ये राव गठन हुआ था, ये भी 1948 में हुआ था दिसंबर में। और ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसमें इसके धर समिति सबसे पहले आई थी, ये हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषताओं की अनुपस्थिति, व्यक्तियों का युक्तियुक्त वर्गीकरण, समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। उपरोक्त में से कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल है? कौन शामिल है इसमें? जो है तीनों ही शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है और उसे निजी विधिक प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का अधिकार है। मतदान का अधिकार तो नहीं है। संसद सदस्य के समान सभी भत्तों एवं विशेषाधिकार का हकदार है। जी हाँ है। तो बताइए कितने सही हैं? तीसरा अगर गलत है तो ये ऑप्शन गया आपका, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। कौन से ऑप्शन बचे हैं? 1 और 4। ठीक है। महान्यायवादी जो है सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे विधिक निजी मतलब जो है निजी कार्य से रोका नहीं जा सकता, इसे बोल रहा है रोका जा सकता है, निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता, कर सकता है। आप भी चाहो तो हायर कर सकते हो, लेकिन होता ना तो भाई होना ही चाहिए। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के सदनों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा को कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, पहला सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, ये हटा दिया गया। कब हटाया गया था बताइएगा मुझे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है, तो सही है, लिखित अनुशंसा पर ही की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। तो देखिए दोनों सदनों में 1 माह के भीतर, ना कि 2 माह के भीतर है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर लोकसभा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें लोकसभा का नियंत्रण भार राष्ट्रपति के लिए ऐसी घोषणा तब समाप्त कर देना होता है जब लोकसभा इसके द्वारा जारी अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त करती है। तो होता है भाई, तो केवल और केवल कितने ऑप्शन सही है? 1 आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? एक किसान अपना खेत बेचकर व्यवसाय शुरू करता है। गुजरात से एक व्यक्ति महाराष्ट्र आकर वहीं बस जाता है। एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है। एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने से इनकार कर देता है। क्या होगा? तो देखिए इसमें एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत संपत्ति प्राप्त होती है, ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है। 51 है संवैधानिक प्रावधान है अपनाया गया। मूल अधिकार फ्रांस से आया, डीपीएसपी आयरलैंड से, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, सरकार का संसदीय स्वरूप कनाडा से। कौन सा सही है? तो फंडामेंटल राइट कहाँ से आया था? ये आया था फ्रांस से, ये उससे से आया था ना, तो ये तो गलत हो गया। और डीपीएसपी कहाँ से आया था? ये आयरलैंड से आया था, ये सही है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से आई थी? केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां, ये जो है
केंद्र के पास संसदीय शक्तियाँ कनाडा से आई थी, सही है। और ये है सरकार का संसदीय स्वरूप, ये तो कनाडा से नहीं ब्रिटेन का है ना संसदीय स्वरूप, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 52। 52 है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है। राज्य मानवाधिकार को जो है सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त है, उनकी कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की होती है, ठीक है। और ये जो है, ये जो केवल राज्य सूची के उल्लिखित विषयों पर के संबंध मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, और इसके अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कौन कितने कथन सही है? पहला तो सही है भाई, इनकी सभी शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं। ये केवल राज्य सूची के उल्लिखित विषयों पर, राज्य सूची नहीं समवर्ती सूची पर भी बनाते हैं, गलत है। इसके अध्यक्ष सदस्य की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, तो ये पात्र हैं भाई, तो गलत है। सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं और रद्द, ठीक है। तो ये केवल एक ही सही है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार को सीमित करता है, जो है सीमित करता है, सही है। और यह कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास है, ये भी तो सही है। ये संविधान के लागू होने के बाद से सभी संशोधन पर लागू होता है, तो क्या सभी सही है? नहीं, केशवानंद भारती केस में ये नहीं कहा गया था, इसमें संविधान ढांचे की बात भी की गई थी और सब पर लागू नहीं होता है ये। तो ये 1 और 2 है। ओके, फंडामेंटल राइट पे होगा ना। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के मानदंडों का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति? तो ये करता है संसद, पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, एल.एम. सिंघवी या पूंछी आयोग? तो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित था ये मूल कर्तव्य, इसे स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया था। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयकों को आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्यों के विधान परिषदों के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नहीं, संसद की विशेष बहुमत नहीं बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसके पहले बताया गया था, तो केवल पहला आंसर सही होगा। शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में कथन विचार करें। इनमें ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था। सेबी खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ये थोड़ा इकोनॉमिक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 58। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? बताइए। और दूसरा है एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 वही ऑप्शन है। तो पहला बताइए, संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है? जी नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को जो है कहाँ शुरू किया जा सकता है? इसकी शुरुआत विधानमंडल में तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, कहाँ से की जा सकती है? गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं, तो गैर सरकारी नहीं बल्कि सरकारी, इसमें जो है राष्ट्रपति, विधेयक को किसी मंत्री गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है, तो गैर सरकारी सदस्य कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन विधेयक को क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये सही है, कर सकता है। और ये है संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है, तो नहीं, इसे जो है प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर जो संयुक्त बैठक विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि तो ये जो है पारित करना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है, तो प्रत्येक सदन से जो है अलग अलग, तो ये हो जाएगा जो है
सही है ये भी। तो 2 सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फ़ोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी। और 2G यह 2G, 3G सहित सभी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क पीढ़ियों के लिए उपलब्ध है। कौन-सा कथन सही है इसमें? देखिए डायरेक्ट टू मोबाइल ये ब्रॉडकास्टिंग तकनीक है। इस तकनीक की मदद से एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के बिना उपभोक्ता के स्मार्टफ़ोन पर मल्टीमीडिया कंटेंट प्रसारित किया जा सकता है। तो ये पहला सही है। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। 2G, 3G सहित सभी फ़ोन पर। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अ, इसमें 5G ब्रांड कंज़र्वेशन रोड मैप है, मतलब इंडिया में यह जो है मौजूदा मोबाइल सेवा तकनीक का लाभ नहीं उठाया जा सकता 5G का। क्योंकि इसके लिए आपको जो है 8.3 मतलब मानक की ज़रूरत है, तो ये नहीं है, सही है। और इस ऑप्शन नहीं होगा। ओके। 60 है 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो ये सही है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इसने ईस्ट इंडिया के व्यापार निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो प्रशासनिक नहीं, इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। तो ये जो इसने 1853 में किया गया था ना स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, आंसर ए। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भारत में वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उसके पास माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, ये भी नहीं है। 18 साल बाद ही बनेगा ना, उसका डिसीजन है। तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहाँ के लोग भारत के नागरिक होंगे या निर्देश करने की शक्ति किसमें है? केंद्र सरकार, संसद, भारत के निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो ये केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है ने 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के संदर्भ में कथन विचार करिए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। 1784 इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडलों को भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी। ये जो है गलत है। तो ये कब दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हाँ? और ये जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है इस अधिनियम के निर्देशन में कंपनी को वाणिज्यिक मामलों की प्रबंधन जिम्मेदारी भी सौंपी। हालांकि कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का नामक एक नए निकाय का गठन किया था। इसलिए गलत है। भारत में कंपनी क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। ये सही है, केवल बी ही सही है। 64 है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र होगा? एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से बाद से भारत में पाकिस्तान प्रवास कर गया हो और लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो, एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और 26 जनवरी 1950 पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया। नेक्स्ट है 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। ये भारत, कनाडा और चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रिजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबार्ड में किया जा रहा है। इसका क्या सही है? पहला तो सही है, भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है। और दूसरा है
यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। ये सही है। और इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वावार्ड में किया जा रहा है। ये जो है ये गलत है, क्योंकि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप साइट का दौरा किया, तो ये गलत है। केवल बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है सही नहीं है। संसदीय व्यवस्था विधायक और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड जो है कथन है इसमें, ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। सही है। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। दिए गए सभी निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये पहला होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब ऊपर में से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? एक बार मैप में इसको देख लीजिए। और इसका जो होगा सभी की लगती है। 79 है। 69, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से समिति के सदस्य शामिल होते हैं इसमें? ठीक है। राज्य का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता। लोकसभा में विपक्ष नेता होता है, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो 2, 3, 4 होगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित काला राम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में कथन विचार करें। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर भगवान कृष्ण की भाई बलराम को समर्पित है। तो ये जो है गोदावरी नदी पर है, ये तो सही है। और ये जो है ये सीता लक्ष्मण जी की मूर्ति यहाँ पर है। सीता लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं गर्भगृह में। यहाँ पर भगवान राम के काले रंग की प्रतिमा यहाँ पर, तो ये कृष्ण की नहीं, राम जी की है। तो ये केवल एक ही सही है। 71 है, लोकपाल के संदर्भ में कथन विचार करें। लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल को 50% सदस्य न्यायिक सेवा होंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इसमें जो है पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य को लोकपाल क्षेत्राधिकार बाहर नहीं रखा गया है, गलत है। 2 सही है। 72 है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों के संघ के संदर्भ में कथन विचार करिए। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। तो गलत है दोनों। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए थोड़ी ना है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जा सकता है? इसकी कठोर प्रकृति और इसमें संशोधन का करना कठिन। भारत में संविधान में विश्व में अग्रणी लोकतंत्र एवं कई प्रावधान को शामिल किया गया। इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है और इसमें संवैधानिक उपचारों से अधिकार का प्रावधान किया गया। सीधी सी बात है, इसमें चेंजेस किया जा सकता है ना। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उल्लिखित आधार पर युक्ति प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं? कौन से आते हैं? तो एक खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री लीक करना, भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करना, भाषण वाला भाषण या न्यायालय की अवमानना। इसमें देखिए ये होगा एक, तो तीसरा नहीं होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो होगा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को अधिराज्य का समर्थन मिलना चाहिए।
तो इसमें पहला तो सही है, विधेयक को किसी जो है संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। सही है ये, और दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही है? कैग भारतीय लोक लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है। कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों में लेखाओं की परीक्षा के संदर्भ में कैग के कर्तव्य शक्तियों को निर्धारित करता है। पहला सही है, कैग भारतीय लेखा परीक्षक विभाग का मुखिया होता है। दूसरा जो है ये गलत है, कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है और यह संघ और राज्यों को लेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति का निर्धारित करता है नहीं। कौन करता है? तो कैग की शक्ति का निर्धारण तो पहले किया जाता था, लेकिन 1976 में इसको संशोधित करके अलग कर दिया गया था, तो केवल एक ही सही है इसमें ना, पहला, तो एक हो जाएगा। भारत के संविधान की द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये तो सभी को पता है, सही है, क्योंकि भारत में सभी नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में जन्मे या रहते हो, उन्हें नागरिकता समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। बिल्कुल, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसमें आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्तों के कार्यालय का सृजन किया। तो पहला देखते हैं, पहला सही है, इसने केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। और इसमें दूसरा जो है वो भी सही है, इसमें आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और तीसरा भी सही, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। तो तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहा टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दो देश कम या शून्य प्रशुल्क जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एक दूसरे को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती समाप्त करता है। यही सही है, बी। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकारों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। महाधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसमें पहला सही है, महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय और न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। ये जो है गलत है, राज्यपाल करता है। और ये तीसरा सही है, तो दो सही है, ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। ये तो सही है। इसका गठन 1945 वेवेल प्रांत द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सही नहीं है, कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था ये। और ये इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। तो ये सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, ना कि केंद्रीय। तो ये गलत हो जाए, केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? लिखित संविधान, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार गणतंत्र स्वरूप। तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष हैं। तो ये है राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू का था। और प्रक्रिया समिति है वल्लभ भाई पटेल का। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद का। तो पहला तो सही है, राज्य मतलब राज्य के लिए तो यही थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति जो है, ये प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद ही थे। और तीसरा सही है, तो 1 और 3 केवल सी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत किसी विदेश क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वो अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में संप्रभु का अर्थ है भारत के ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वो अपने मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। जो है पहला तो सही है, लेकिन वह स्वतंत्र तो संप्रभु का आशय होता है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। ठीक है। और इसके अलावा वो नियंत्रण रखने वाली कोई सत्ता का शक्ति नहीं है, वो अपने मामलों का आंतरिक और बाहरी सुलझाने के लिए स्वतंत्र है। तो आंतरिक बाहरी है, तो ये थोड़ा सही नहीं है, बाकी पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नहीं, दोनों सही है ना, दोनों सही है, ये नहीं है इसीलिए तो भारत की विदेश से क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, वो अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकता है। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन ए होगा आपका सही है, व्याख्या भी इसकी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग केंद्र में देश शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अखिल भारतीय संघ। तो पूछ रहा है 1935 में प्रयुक्त कितने प्रावधान किए गए थे। तो इसमें जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो की ही गई थी और ये जो कि केंद्र में देश शासन प्रणाली भी शुरू हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी पता है आपको 1934 में हुई थी और ये संघीय लोक सेवा आयोग का भी, तो ये तभी सही हो जाएंगे। अच्छा, 5 कहाँ से, 4 ही ऑप्शन है, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 87। भारतीय संविधान के भाग 4A के संबंध में कौन सही नहीं है। मूल कर्तव्य के सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं की गरिमा विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कौन सा होगा? ये है तो 50 में है ना, ये कहाँ से हो जाएगा, कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, ये तो होगा नहीं। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये जो ये भी तो डीपीएसपी का भाग है और ये पहला दूसरा होगा, केवल 2 सही है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में कथन विचार करें। ये दुबई में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप 28 के दौरान शुरू की गई भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साझेदारी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशिया देशों के आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। तो ये गलत है, ये दुबई का नहीं है, ये डेनमार्क के बीच हस्तांतरित है, हस्ताक्षर किया गया था हरित रणनीतिक साझेदारी और इसका उद्देश्य जो है क्या है, आर्थिक विकास मतलब ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों देशों ने सरकारी संस्थान, अनुसंधान संस्थाओं आदि के बीच आपसी मतलब सहयोग किया। तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उनकी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी और इसने संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू करने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया। इसने वायसराय पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया और उनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो भारत की डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। तो पहला गलत होगा, पहला नहीं था, इसमें कोई सरकार का नियंत्रण नहीं था, तो गलत है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। बताइए किस अनुच्छेद के तहत किया गया। सिंपल सा है, 280। कथन कारण है भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग करेगा। किसके बारे में? भारतीय संविधान का 324 में प्रावधान के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी, देखिए राज्य का अलग है ना, तो ये तो होगा नहीं, राज्य के अलग है। 1 मिनट, क्या बोल रहा है कथन कारण का? निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पंचायत, ये कहाँ, राज्यों का तो नहीं कराता है ना, राज्यों का स्टेट निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा सही है जी, पहला गलत है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाए। सरकार की का अधिक जवाबदेही होना, निर्णय की गुणवत्ता सुधार करना, दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना, कितनों को लोकतंत्र के लाभ के रूप में माना जा सकता है। 1 2 3 या कोई नहीं। तो
इसमें सभी को माना जा सकता है भाई, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यूपीएससी के परामर्श से किया जाता है? पिछड़ी जाति की नियुक्तियों के आरक्षण के मामले पर, और जो है ये किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन संबंधी मामले पर सिविल सेवाओं से भर्ती की पद्धतियों संबंधी। तो ये सीधी ही होगा, 3 ही होगा केवल, वो दोनों थोड़ी ना होंगे। नेक्स्ट है 94। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रण संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कोयला नियंत्रण संगठन के बारे कार्यों के विचार करना है। ठीक है। कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संबंध में उपभोक्ता और मालिक के बीच विवादों की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक से निपटान या कोयले के अपचित उत्पादन को विनियमित करना, कोयला खदान कोयला सीम और सीम के एक हिस्से को खोलना, फिर से खोलने का या किसी खदान का विभाजन करने की अनुमति देना, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मासिक आधार पर कोयला खदानों में उत्पादन संबंधी डेटा प्रस्तुत करना। 1, 2, 3 सही है, 2, 4 सही है, 1, 3। तो देखिए इसमें सभी बातें सही हैं। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिक बच्चे अवैध प्रवासी के बच्चा कितने व्यक्तियों को जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी? किसी को नहीं मिलेगी। जब तक भारत में जन्म होना चाहिए, भारत के माँ बाप भी होने चाहिए, तो डी हो जाएगा। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस संदर्भ में आईएमडी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएमडी की देखिए आईएमडी की स्थापना 1955 में की गई थी और यह देश में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। भूकंपीय तो किसके लिए है ये? सॉरी, इसकी स्थापना किस 150वीं वर्षगांठ मनाई ने तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये तीसरा तो सही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला सही नहीं है क्योंकि ये भूकंप के झटकों का ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के मौसमी गतिविधियों के बारे में जांच करता है। ये और ये भूकंप के बारे में तो वो करता है ना, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, तो ये तो होगा नहीं। और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो जी हाँ, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो 2 सही है, ऑप्शन बी। 97 है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। और तो अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहता है, इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और इसे राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं, तो ये गलत है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने से लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पहले था ये, लेकिन बाद में एक संतुष्टि भाई की जानी चाहिए, अदालत चुनौती दी जा सकती है, तो ये गलत है। अब वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है, तो ये जो है तीसरा गलत है, तो कोई आवश्यक नहीं है। और ये एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित होने के बाद लास्ट तक रहती है, ये सही है। क्या है पहले? चौथा सही है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। वित्तीय आपातकाल रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है, साधारण बहुमत से वित्तीय आपातकाल। और ये जो है 1 मिनट, ये पहला सही है, पहला और चौथा होगा इसका आंसर। पहला ये जो है वित्तीय आपातकाल एक बार संसद अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने के निश्चित काल तक जारी रहता है। अच्छा, संसद द्वारा अनुमोदित होने पर वित्तीय आपातकाल राष्ट्र तक। 1 मिनट, 1 मिनट।
पहला सही है इसका और चौथा सही है। पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। देश की एक बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करना। हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त में से कितने कारण जिम्मेदार हैं? तो ये जो है कि देश की एक बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करना, ये नहीं है। और बाकी पहला दूसरा है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99। निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति और संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति, ये सही है। और विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये भी सही है। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, और ये उच्चतम न्यायालय, कल्याणकारी और न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, समाजवादी राय, उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार। तो न्याय तक पहुंच तो होगा ही, प्रभावकारी पहुंच होगा, ये सब नहीं होंगे। बाकी इसका आंसर जो होगा तीन ही। समाजवादी राज्य, ये समाजवादी राज्य नहीं माना गया, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो 4 सही है, ऑप्शन सी। लास्ट है, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य शब्द निम्नलिखित किससे शामिल, कितने शामिल है? राज्य शब्द में संसद और राज्य का विधानमंडल, संघ राज्य की संघ कार्यपालिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका, नगर पालिका, पंचायत, LIC, ONGC जैसे प्राधिकरण। तो सभी भाई राज्य के डिफाइन किए गए हैं कि ये सब राज्य में आते हैं, राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट टेस्ट। कितने मार्क्स सही हुए बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।